देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 2 टोराइड 1 and 2 है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 and 100 respectively with average radii 20 centimeter and 20 centimeter respectively. If they carry same current I, then ratio of magnetic field along axis of the toroid. तो ऑप्शनल ये दिया हुआ है, पहला ऑप्शनल है ए 1:1, बी 4:1, सी 2:1, डी 1:2। ये ऑप्शनल है। तो टोराइड के लिए हमने फार्मूला बताया था म्यू नॉट एन आई, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस, चाहे वो एंडलेस सॉलिनॉइड हो जिसका नाम है टोराइड या इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट सॉलिनॉइड, उसके एक्सिस पर इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। लेकिन इसमें स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दो टोराइड, उसमें एक में टोटल 200 टर्न्स है। अब उसकी लेंथ कितनी होगी, सर्किल का पेरीमीटर, नहीं आपका टोराइड ऐसे था, इस तरह का था और इसी में वायर ऐसे लपेटा गया था। ये ऐसे होता है टोराइड, पीछे डिस्कस कर लिया था हमने। और इसमें देखिए दो रेडियाई है, एक इनर और एक आउटर। तो टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, मीन रेडियाई लिया जाता है, इनर रेडियस आउटर रेडियस को ऐड करके उसे डिवाइड करें। तो अब आपका इसमें एवरेज रेडियस दिया हुआ है, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर एक टोराइड ले नंबर 1, तो उसको आप V1 लिखोगे, यहाँ N1 लिखोगे। अब ये हो जाएगा म्यू नॉट, अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन पहला जो कॉइल होगा, पहला जो टोराइड होगा उसकी लेंथ, तो पाई आर 1 आर क्या है मीन रेडियस, तो 2 पाई आर पेरीमीटर होता है, तो इसकी टोटल लेंथ। और यहाँ करंट सेम है, दोनों में करंट सेम है। तो अब ये हो गया म्यू नॉट, यहाँ पर गिवन है 200 नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 पाई, रेडियस है 40 सेंटीमीटर, मीटर में लिखोगे 40/100 0.4, तो ये 0.4 हो गया। और करंट है आई, कितना करंट है आई। तो ये एक टोराइड का हुआ। दूसरे टोराइड में नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, तो आप B2 सेकेंड टोराइड का लिखिए, तो इसमें म्यू नॉट N2 लिख सकते हो। N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सेकेंड टोराइड। तो अब ये हो जाएगा म्यू नॉट N2/2 पाई R2, करंट सेम है आई। तो ये हो गया म्यू नॉट N2 100 है और ये है 2 पाई R2 की 20 सेंटीमीटर, 20/100 0.2 हो गया, कितना गया, तो 0.2 इंटू आई। अब देखिए V1/V2 या V1 रेशियो V2 वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर 0.4 है। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, इसको यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा। अगर यहाँ 0.2 इंटू 2 लिख दे तो ये 100 हो जाएगा सीधे। थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर 0.4 है, 2 इंटू 0.2 लिखो और 2 से इसको काट दो तो 100 आ गया और 0.2 आ गया, वही यहाँ पर है 100 और 0.2 है, तो दोनों सेम है। दोनों क्या है, सेम है। आपको बहुत सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अगर सेम है तो 1:1, तो कौन सा आंसर आया इसमें, आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया ए, आंसर क्या हो गया ए। अगर आप इसको नहीं समझ पाते, क्या नहीं समझ पाते, नंबर ऑफ टर्न्स, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ना समझ करके आप उसको 200 मान लेते, तो यहाँ सीधे लिखते 200 और यहाँ सीधे लिखते 100, रेशियो आ जाता 1:2, और वो भी देखिए दिया, वो भी
दिया हुआ है, आप समझते हैं हमारा आंसर सही है, लेकिन वो सही आंसर नहीं होगा। तो जब बार बार क्वेश्चन एक ही करेंगे तब वो समझ में आ जाएगा और तुरंत सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 13 AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज अप्लाइड अक्रॉस द डीज ऑफ रेडियस कैपिटल आर इन साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में डीज होते हैं, उनका रेडियस कितना है कैपिटल आर, और उसमें जो ऑक्सीलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है न्यू। कितनी फ्रीक्वेंसी है न्यू। ऑफ ए साइक्लोट्रॉन दैट इज बीइंग यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन मास स्मॉल m एंड ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B। तो B ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होता है इसमें। यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी, तो जो B यूज किया गया वो पूछा गया है, और काइनेटिक एनर्जी K प्रोड्यूस्ड बाई द साइक्लोट्रॉन। तो दो टर्म पूछे गए, कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया और कितना उसकी काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसका मतलब साइक्लोट्रॉन में जो ऑक्सीलेटर है डीज में अप्लाई किया गया उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना है न्यू। डी के नॉर्मल, डीज के नॉर्मल परपेंडिकुलर प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया गया है वो है बी, कैपिटल बी। अब इसमें जो डीज हैं उनका रेडियस है कैपिटल आर। अब पूछा क्या गया कि कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया फॉर द रेजोनेंस, यानी जब वो उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और कितना काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो ऑप्शनल में लिख रहा हूँ। देखिए पहला ऑप्शनल है ए बी इक्वल टू 2 पाई m न्यू अपॉन, तो चार्ज का प्रोटॉन का चार्ज दिया हुआ है कि 2m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शनल है m न्यू b इक्वल टू m न्यू अपॉन e, k इक्वल टू m स्क्वायर पाई न्यू आर स्क्वायर। सी b इक्वल टू m न्यू अपॉन e, q की जगह पर e है, k इक्वल टू 2m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। फिर लास्ट ऑप्शन है d 2 पाई m न्यू अपॉन e, और k इक्वल टू है m स्क्वायर पाई न्यू आर स्क्वायर। दीज आर द ऑप्शन। ई क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी जिसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है और प्रोटॉन में प्लस। 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। उसकी हमें यहाँ वैल्यू यूज नहीं करना है, वो ई के टर्म में है, तो क्यू के जगह पर ई गिवन है, बाकी जो रिजल्ट यूजुअल थे वही है। अब इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं? साइक्लोट्रॉन में ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी न्यू है, उसमें एक प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है जिसका मास m है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है b, है ना? तो वो b की वैल्यू पूछा गया है और कितनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा ये पूछा है। ठीक, तो क्या रिजल्ट था आप बताइए। रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी के लिए
और रेडियस के लिए क्या आता है? रेडियस के लिए है, रेडियस तो कैपिटल आर है ही है। सर्किल का रेडियस, अब कैपिटल आर या स्मॉल आर पहले जब सर्कुलर पार्ट होगा तो एम वी अपान क्यू बी कितना रहता है? एम वी अपान क्यू बी। ठीक, अब उसकी टाइम पीरियड निकाला था और फ्रीक्वेंसी निकाला था, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी है फार्मूले में, टाइम पीरियड नहीं है, क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड की तो ये होता है 2 पाई एम अपान क्यू इंटू बी। तो क्यू के जगह क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन में माइनस, प्रोटॉन में प्लस। तो यहाँ प्लस माइनस लिखना नहीं है, प्रोटॉन को ही ये एक्सलेट करेगा, निगेटिव चार्ज को एक्सलेट नहीं करता। तो Q इंटू बी लिख सकते हैं, E इंटू बी इसको लिख दिया Q के जगह। ये फार्मूला हमारे पास था, बस यहाँ पर केवल Q था। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी न्यू अगर लिखे तो ये 1/T है, 1 टाइम पीरियड। तो इसका अब वो इन्वर्स हो जाएगा E B अपान 2 पाई एम, ये उसकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ से आप B की वैल्यू निकाल सकते हो। B इक्वल टू देखिए 2 पाई एम न्यू अपान E, यही आया ना कि केवल टाइम पीरियड का फार्मूला डायरेक्टली यूज किया और कुछ नहीं यूज किया। तो अब भी यहाँ पर कहीं है, देखिए 2 पाई एम न्यू अपान ई, तो यहाँ पर भी है 2 पाई एम न्यू अपान ई, यहाँ पर भी है। तो अब दो ऑप्शन मिल रहे हैं बी के लिए, ये दोनों तो नहीं, ये है नहीं। तो आपने अगर पहला उसका रिजल्ट निकाल लिया तो ये दोनों आप छोड़ सकते हो, ये तो नहीं है। अब इसमें और इसमें देखना है कि कौन सा एनर्जी के लिए। तो एनर्जी के लिए क्या रिजल्ट होता था कि क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान 2m, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान 2m, यही था। अब क्यू के जगह ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर। हम लिखेंगे क्यू इक्वल टू ई, यहाँ पर भी वही क्यू इक्वल टू ई लिखा गया है फार्मूले में, क्योंकि यहाँ 2b होगा। क्लियर है? तो आपका यहाँ ई स्क्वायर आएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया ई स्क्वायर। अब बी ए निकाल चुके हो, इसी का स्क्वायर आएगा और अपान 2m और आर स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर अपान 2m अलग कर दिया और बी का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 4, ध्यान रखिए 2 का स्क्वायर क्या? 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर एम स्क्वायर, यहाँ पर न्यू स्क्वायर अपॉन ई का स्क्वायर। अब देखिए ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से एक एम कैंसिल हो गया, नहीं ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आ। अब देखिए क्या रिजल्ट बना, 2m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो k इक्वल टू आया 2m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। इसमें कहा है ए में कि डी में? ए में। तो डी वाला सही नहीं है, ए वाला सही। तो आप जब पहला निकाले तो दो ऑप्शनल में मिला कि करेक्ट ये हो सकते हैं। अब के निकालने पर आपको रिजल्ट आया ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एम स्क्वायर पाई न्यू और आर स्क्वायर है। अब देख लीजिए कितना चेंज किया, बस माइनर चेंज है कि नहीं, केवल माइनर चेंज किया गया। AIPMB 2012 का क्वेश्चन था। तो आंसर कितना मिला आपको? आंसर कौन सा है? ए आंसर सही है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B
applied on a region in which proton is moving with velocity v, small v. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी है। उस रीजन में एक प्रोटॉन मोशन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है v। इट गेट्स अनडिफ्लेक्टेड, यानी प्रोटॉन मोशन तो कर रहा है लेकिन उसमें किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं है। तो अब ऑप्शनल क्या है ये देखिए, ऑप्शनल ये दिए हुए हैं E परपेंडिकुलर टू B। E पहला ऑप्शनल है E वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। दूसरा ऑप्शनल भी दिया हुआ है E वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर एंड E पैरेलल टू B, E वेक्टर पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, जिस वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है C, E वेक्टर B वेक्टर एंड B वेक्टर, E वेक्टर B वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर and V equal to E upon B, ये रिजल्ट है वेलोसिटी। D ऑप्शनल है E and B, E और B, E and B both are parallel to, both are parallel but परपेंडिकुलर टू बी। ये चार ऑप्शनल है। क्लियर हो गया? नहीं लिख रहे, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं? एक चार्ज पार्टिकल है Q, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। कहाँ पर? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो अगर डिफ्लेक्शन नहीं है तो इसका मतलब उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। और नेट फोर्स कब नहीं होगा? जब या तो दोनों फोर्स मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल हो, और तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज मोशन कर रहा है या रेस्ट में है, फोर्स तो लगेगा ही। और किस डायरेक्शन में लगेगा? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज पर उसी डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज पर उसके अपोजिट है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स होता है, दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स होता है। अब अगर इक्वल है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में है, तभी उस पर नेट फोर्स जीरो आएगा और तब वो उस कंपोजिट फील्ड में अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। नहीं तो जिस तरफ फोर्स अधिक होगा उधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा। तो अब इसमें अनडिफ्लेक्टेड है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल कैसा है, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है क्योंकि फोर्स उसके परपेंडिकुलर होता है, या उसके पैरेलल है। यही तो ऑप्शन मिलेंगे, या तो परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। लेकिन इसमें वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो होने ही चाहिए। कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर नेट फोर्स 0 है तो नेट फोर्स 0 के लिए एफ ई इक्वल टू होना चाहिए एफ एल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होना चाहिए? इक्वल। और डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। तो ये होता है Q इंटू ई और ये होता है Q बी बी और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड तो साइन 90। तो ये हो जाएगा Q ई इक्वल टू Q बी बी इंटू 1। अब देखिए Q और Q कैंसिल हो गया, B की वैल्यू आया E अपॉन B। अब ये किसी में ऐसा है E और B परपेंडिकुलर हो और B की वैल्यू E बाई B हो, इसमें कोई ऑप्शनल है? सी ऑप्शन। E B एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कि नहीं? तभी फोर्स मिलेगा। पहले तो B और B इसके परपेंडिकुलर फोर्स होगा, है ना? तो E के अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए और ये कंडीशन है B इक्वल टू E बाई B, तब नेट फोर्स 0 होगा। कोई बड़ा या छोटा होगा तो कभी 0 नहीं होगा। तो आपका केवल ये ऑप्शन मिलेगा। आ गया आंसर? तो आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, समझ लीजिए, तब उसके बाद ऑप्शनल लिखेंगे। इफ ए चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन ए जीरो ग्रेविटी, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। जितना भी हमने केस कंसीडर किया उसमें यही कंडीशन सबसे पहले था, जीरो ग्रेविटी का। नहीं तो एक फोर्स तो ऑलरेडी उस पर एक्ट करने लगता। तो जो क्वेश्चन इसमें मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन सब में डिस्कस किया गया है, उसमें हमेशा जीरो ग्रेविटी मान करके ही क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। फाइंड पॉसिबल केस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन सो नो नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज। जो अभी क्वेश्चन हमने बताया वही क्वेश्चन ये भी है। अब इसमें कुछ ऑप्शनल कम दिए हैं, मैंने ऑप्शनल और इजी है ना? अब क्वेश्चन ये था इफ ए चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन ए जीरो ग्रेविटी, तो वो तो ऑलरेडी होता है। फाइंड पॉसिबल केस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब कंपोजिट फील्ड है इन दैट रीजन सो दैट नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ऑप्शनल ये है ए E इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, B E इक्वल टू 0, B is not equal to 0, C E equal to 0, E is not 0, B is not 0, D E is not 0 और B equal to 0। इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शनल पॉसिबल है कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। एक ऑप्शनल हो सकता है, कई हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई कंडीशन नहीं है जैसे ये दिया हुआ। पहले वाले में दिया था ना, तो उस तरह का कोई कंडीशन नहीं है। अब अगर एक चार्ज एक कंपोजिट फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें फोर्स नहीं होगा? तो पहले अगर E0 और B0 दोनों 0 हैं तब भी कोई फोर्स नहीं होगा, ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना तो ये तो हाई है कि नहीं है। अब E0 है और B नॉट 0, तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है? यस, E0 है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है और B0 तो नहीं है, लेकिन हो सकता है चार्ज B के पैरेलल मोशन कर रहा हो, तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये 0 नहीं है, फिर भी अगर चार्ज उसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट 180 डिग्री पर या 0 डिग्री पर मोशन करे, तब भी उस पर कोई फोर्स आए
तो पासफिल ये भी है, सिर्फ मैं पासफिल कंडीशन पूछा। अब यहाँ सी देखिए, ई इज नॉट जीरो, ई जीरो नहीं है और बी जीरो नहीं है, तब बी नेट फोर्स जीरो नहीं है, वो ऑप्शनल है। वहाँ पर क्या था, ई और बी दोनों जीरो नहीं थे, लेकिन फोर्स जीरो था ना, और फोर्स जीरो था तब उसके लिए वेलोसिटी ई बाई बी आया था, वो तो यहाँ दिया नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है एज इन दिस केस। अब यहाँ देखिए ई नॉट जीरो और बी जीरो, तो अगर ई जीरो नहीं है तो क्यू ई फोर्स लगेगा, और बी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर केवल फोर्स है, बाकी तीनों केस में फोर्स जीरो भी हो सकता है। आया क्लियर? तो आंसर क्या मिलेंगे, आंसर क्या मिलेगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, तीनों आंसर होंगे, ए बी एंड सी। तो ये मल्टीपल चॉइस होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस, तो किसी में दो किसी में तीन ऑप्शन भी मिल सकते हैं, तो इसमें ये तीनों ऑप्शन मिलेगा। केवल ये एक कंडीशन है जिसमें फोर्स होगा, और इनमें किसी न किसी कंडीशन में, जैसे इसमें एक कंडीशन लगाया हमने कि नहीं लगाया, या यहाँ पर कंडीशन लगाया ई नॉट जीरो बी नॉट जीरो, अब यहाँ पर अगर बी के पैरेलल मोशन होता तब भी फोर्स जीरो नहीं होता कि नहीं, तो लेकिन कोई कंडीशन दूसरी भी तो है, तो यहाँ पर तीनों में पॉसिबिलिटी है कि फोर्स जीरो हो जाए, लेकिन इस कंडीशन में कभी जीरो नहीं। आंसर हुआ ए बी सी। An electron is moving along x axis. An electron is moving along x axis. एक इलेक्ट्रॉन x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, अगर कुछ नहीं कहा गया तो धन x अक्ष पे अनुदिश गति कर रहा है। To get it move along anti-clockwise circular path, इलेक्ट्रॉन कहाँ मोशन कर रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस के पास, और एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ चाहिए इन एक्स वाई प्लेन। कहाँ चाहिए, एक्स वाई प्लेन। तो पूछा गया ऑप्शनल कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, ये चार ऑप्शनल हैं। तो जो मैग्नेटिक फोर्स हमने बताया था उसमें दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन है, पहले तो चार्ज मोशन में होना चाहिए, चार्ज कहाँ हो मोशन में, तब फोर्स लगेगा, और वो 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर ना हो, मैग्नेटिक फील्ड के 0 डिग्री पर ना मोशन करे पैरेलल, या उसके एंटी पैरेलल, ये दो कंडीशन पर फोर्स नहीं लगता। जब रेस्ट में होगा तब भी फोर्स नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करेगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में तब भी फोर्स नहीं होगा। तो अगर वो सर्कुलर पाथ में मोशन करे तब तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, सर्किल तो तभी बनेगा। अब और फोर्स होता क्या है, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। अब वेलोसिटी किधर है, एक्स एक्सिस के तरफ है, अब मोशन उसको करना है एक्स वाई प्लेन में, इसमें करना है, तो इसका मतलब एक्स वाई में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, तो कहाँ होगा, जेड में, कहाँ होगा जेड में। अब पॉजिटिव जेड की निगेटिव जेड ये देखना होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस या निगेटिव जेड एक्सिस। तो हमने बताया था लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तब ये होगा फोर्स, तब होगा फोर्स। अब यहाँ ऐसे एक्स वाई जेड बना, ये हो गया एक्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब मोशन उसको इसमें करना है, एक्स वाई प्लेन में, कहाँ करना है, और एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे मोशन करना है, ऐसे यानी इस डायरेक्शन। ठीक,
तो अगर प्लस चार्ज होता तो यहाँ देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये मोशन ऑफ पॉजिटिव, तो फोर्स इधर होता। ऐसे होता तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर होगा और नेगेटिव चार्ज पर अंदर नीचे की तरफ फोर्स उस तरफ होगा, वॉल की तरफ। इधर होगा वॉल की तरफ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है तो ये होना चाहिए, ये पॉजिटिव के लिए इधर हो, नेगेटिव के लिए उस तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसका मतलब जो वो फील्ड होना चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये XY प्लेन हो गया, और ऐसे नॉर्मल होगा जेट प्लेन। और फिर जेट प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन का है कि नहीं, इसमें था एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होगा तो क्लॉकवाइज और इलेक्ट्रॉन होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आएगा, प्लस जेड एक्सिस, क्या आएगा, प्लस जेड एक्सिस। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के नाम मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। आया क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट, साइक्लोट्रॉन हिंदी में लिख लो, साइक्लोट्रॉन का उपयोग किस आवेश के लिए, साइक्लोट्रॉन का उपयोग किस पार्टिकल के लिए, किस कण के लिए त्वरित करने में किया जाता है, किस कण को त्वरित करने में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट नंबर 1, पहला ऑप्शनल है इलेक्ट्रॉन, पहला ऑप्शनल है, हिंदी में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शनल है न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शनल है इसमें पॉजिटिव आयन, धनात्मक आवेश, और चौथा ऑप्शनल है नेगेटिव, ऋणात्मक आवेश। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इस सबसे पहले हमें ये बताया था क्वेश्चन, जब इसका एप्लीकेशन बताया था साइक्लोट्रॉन का, तो क्या बताया था? हाँ बताओ। यस सर। सी ऑप्शन होगा, आंसर क्या होगा, ये थर्ड वाला। यहाँ पर ABC नहीं 1 2 3 लिखा है, तो आंसर क्या बना, आपका थर्ड ऑप्शन होगा। It can accelerate only positive charge या आयन, चार्ज और आयन, कभी नेगेटिव को एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ नेगेटिव लिखा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, और न्यूट्रल को भी एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो यहाँ क्या है, न्यूट्रॉन इसे न्यूट्रल पार्टिकल। क्लियर है? यस सर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन एक आध बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत पहले ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है PMT। अब नेक्स्ट डे हम थ्योरी